नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीएससी पार्ट 3 बॉटनी में एक नई फैमिली लेके आए हैं, सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली के बारे में हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं और 10th से पहले भी हमने सोलेनेसी कुल के बारे में अध्ययन किया है, लेकिन आज विस्तार पूर्वक एक अकेली सोलेनेसी जो फैमिली है उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सोलेनेसी कुल की बात करें तो संपूर्ण विश्व में इस कुल की लगभग 19 वंश पाए जाते हैं, जिनकी लगभग 2235 जातियां अभी विद्यमान हैं। यदि भारत देश की बात करें तो संपूर्ण भारत देश के अंदर लगभग 10 वंश इसके पाए जाते हैं और लगभग 60 जो प्रजातियां हैं वो वर्तमान में विद्यमान है। सोलेनेसी कुल के अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं, जैसे बात करें यदि आलू सोलेनम ट्यूबरोसम है, सोलेनम मेलोंजिना है, कैप्सिकम एनम है, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम है, तो ऐसे पादप आते हैं जिनको हम जनरली सब्जियों के रूप में काम में लेते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं वितरण की। वितरण अर्थात इस कुल में आने वाले पौधे कौन कौन से क्षेत्रों में और कौन सी जलवायु में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे शीतोष्ण और जो उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं उनके अंदर सोलेनेसी कुल के पादप देखे गए हैं। जनरली हम बात करें तो संपूर्ण भारतवर्ष में जो हिमालय के आसपास के क्षेत्र हैं और भूमध्य सागरीय प्रदेशों के आसपास ये जो सोलेनेसी फैमिली कुल के जो पौधे हैं वो देखे गए हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट और हैबिटेट में ये जो पौधा होता है सोलेनेसी कुल का वो 1 वर्षीय पौधा होता है। 1 वर्षीय पौधा का तात्पर्य ये है कि 1 वर्ष में संपूर्ण जीवन की जो क्रियाएं होती है वो पूर्ण हो जाती है, जैसे जड़, तना, पत्तियां, पुष्प, फल और बीज का निर्माण, ये सभी 1 वर्ष में पूर्ण कर लेते हैं। तो 1 वर्षीय ये पादप है। आज हम सोलेनम नाइग्रम का अध्ययन कर रहे हैं। तो उसके बाद में हम बात करते हैं रूट की बात करें तो सोलेनम नाइग्रम का जो पादप है उसमें जो जड़ होती है वह जड़ शाखित मूसला जड़ पाई जाती है। शाखित मूसला जड़ में जो आधारी जो तने का जो आधारी भाग है उससे ये जड़ निकलती है और जड़ का जो संपूर्ण जो जड़ का जो पहला जो हिस्सा होता है उसको हम मुख्य जड़ मानते हैं और मुख्य जड़ से फिर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जड़ें निकलती है। ये संपूर्ण प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जड़ें मिलकर के एक संपूर्ण जड़ तंत्र का निर्माण करती है, जिसे हम बोलते हैं मूसला मूल बोलते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे जड़ के बाद में स्टेम अर्थात तना की बात करते हैं तो तना जो जमीन के ऊपर वाला अर्थात जो जड़ के ऊपर वाला जो भाग है उसे हम तना कहते हैं। तने की बात करें तो जमीन के ऊपर ये वायवीय भाग में पाया जाता है, इसलिए ये जो तना होता है वो वायवीय प्रकार का होता है, ऊर्ध्व होता है, शाखित होता है। शाखित से यहाँ पर तात्पर्य ये है कि इसके जो तने के आसपास जो शाखित रूप में जो पत्तियाँ व्यवस्थित होती है उसको हम शाखित कहते हैं। और इस प्रकार हम इसके बाद में हम बात करें इसका जो तना होता है वो ऊर्ध्व होता है और ऊर्ध्व होता है, लंबवत होता है, बेलनाकार होता है और गोलाकार होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे पत्तियों की। लीविज अर्थात इसमें जो पत्तियां पाई जाती है वो समानांतर शिराविन्यास होता है। कुछ पादपों में जो शिराविन्यास होता है वो जालिकावत शिराविन्यास भी पाया जाता है। संपूर्ण पादप की यदि बात करें तो जो पत्तियां होती है वो एक महत्वपूर्ण भाग भी होती है, क्योंकि कई प्रकार के भोजन खाद्य पदार्थों के रूप में भोजन निर्माण की प्रक्रिया में जो भाग लेती है वो पत्तियां ही होती है, क्योंकि सूर्य से आने वाले जो प्रकाश है और CO2 और जल की उपस्थिति में ये भोजन का प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान भोजन निर्माण करती है और पौधे को संपूर्ण भोजन प्रदान करती है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण भाग मानी जाती है। उसके बाद में हम बात करेंगे इसके फ्लावर। अब फ्लावर की जो स्थिति की बात करें अर्थात पुष्पकर्म, तो पुष्पकर्म जो होता है वो इसमें सहसीमाक्षी पाया जाता है, एकल कक्षस्थ प्रकार का पुष्पकर्म पाया जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे पुष्प। जो पुष्प होता है फ्लावर, जो पुष्प होता है वो होता है पूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट अर्थात इसमें बाह्य दल, दलपुंज, पुमंग और जायांग सभी जो पार्ट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंप्लीट या पूर्ण पुष्प।
त्रिज्या सममित है अर्थात पुष्प को लंबवत या अनुप्रस्थ काट में काटा जाए तो ये बराबर दो भागों में व्यवस्थित हो जाता है, तो इसलिए इसको हम त्रिज्या सममित बोलेंगे। द्विलिंगी है, द्विलिंगी का मतलब इसमें पुमंग और जायांग, पुमंग में पुंकेसर और जायांग में अंडाशय दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो इस स्थिति में इसको द्विलिंगी बोलेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे जो संपूर्ण जो पुष्प है उसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैलेक्स। कैलेक्स का मतलब है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज देखिए ये जो पुष्प है इसमें बाह्य दलपुंज जो बाहरी तरफ, जो पुष्प के बाहरी तरफ जो हरे रंग के जो दल पाए जाते हैं उनको बाह्य दलपुंज कहते हैं। जो इन दलपुंजों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, और जो बाह्य दलपुंज है वो संख्या में 5 हैं, 1 2 3 4 और 5। पांचों जो बाह्य दलपुंज हैं इनके जो किनारे हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है कि 5 इसमें दल जो बाह्य दल हैं और पांचों के जो किनारे हैं वो जुड़े हुए हैं, तो अर्थात इसके दोनों ओर से ये ब्रैकेट में बंद होगा और ये क्या होंगे, संयुक्त होंगे। तो संयुक्त प्रकार के इसमें क्या पाए जा रहे हैं, बाह्य दलपुंज पाए जा रहे हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं दलपुंजों की। दलपुंज को इंग्लिश में हम कोरोला कहते हैं। कोरोला में यदि बात करें तो बाह्य दलपुंज के नीचे वाले जो भाग हैं वो दलपुंज कहलाते हैं। दलपुंजों का जो रंग होता है वो सफ़ेद अथवा हल्के पीले रंग के होते हैं। सफ़ेद अथवा हल्के पीले रंग के इसलिए होते हैं क्योंकि परागण प्रक्रिया के दौरान ये पराग कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके कारण से जो पराग कीट जो होते हैं वो पुंकेसर को जो लाते हैं और जो पराग की जो प्रक्रिया में अपनी जो भूमिका निभाते हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण प्रोसेस होती है। उसके बाद में कोरोला में जो संख्या है 1 2 3 4 और 5 है, संख्या में ये है 5, और पांचों के जो किनारे हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, अर्थात ये क्या हो गए, संयुक्त हैं। 5 प्रकार के पाए जा रहे हैं और इनकी जो संख्या है 5 है। रंग है वो सफ़ेद हल्का पीला है, तो ये 5 हो गए, संयुक्त हो गए। उसके बाद में हम बात करेंगे पुंकेसर। पुंकेसर अर्थात पुंकेसर को हम पुमंग में इनकी गणना करते हैं तो इसको एंड्रोसियम बोलते हैं। एंड्रोसियम में हम पुंकेसरों की गणना करते हैं तो पुंकेसर इनमें संख्या में वो ही दलपुंज से लगे हुए संख्या में 5 हैं, लेकिन पांचों जो पुंकेसर हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, तो उसका मतलब ये क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र का हम जानते हैं कि इसमें ब्रैकेट हम नहीं लगाते, ब्रैकेट इसलिए लगता जब ये आपस में इनके किनारे आपस में जुड़े हुए होते, तो जो पुंकेसर हैं वो स्वतंत्र हैं, संख्या में 5 हैं। और ये क्या है, दल लग्न। दल लग्न का मतलब है अर्थात दल लग्न शब्द से ही पता चल रहा है कि दल से लगे हुए हैं, इस कारण से इनको बोलेंगे दल लग्न, दल से जुड़े हुए हैं, दल लग्न। उसके बाद में हम जब पुंकेसरों की जब गणना कर ली तो उसके बाद में हम बात करेंगे इसके गाइनोसियम। गाइनोसियम में हम हमेशा अंडप की गणना करते हैं कि अंडाशय किस प्रकार का है, अंडप कितने पाए जा रहे हैं। तो अंडाशय इसमें एक विशिष्ट जो इस कुल की जो विशिष्ट पहचान का जो लक्षण है वो सबसे बड़ा जो लक्षण यही है कि इसमें जो अंडाशय होता है वो हमेशा तिरछा होता है। तिरछा का मतलब है कि ये 45 डिग्री के कोण अर्थात एंगल में व्यवस्थित होता है, तो इसका जो अंडाशय है वो क्या है, तिरछा है और 45 डिग्री के कोण में ये व्यवस्थित होता है। इस प्रकार यदि हम देखें इसके अंडाशय की जो संरचना है वो अंडाशय इस प्रकार से होता है, ये 45 डिग्री के कोण में व्यवस्थित होता है, तिरछा होता है, और जो इसका जो बीजांडासन होता है वो बीजांडासन हमेशा इसका फूला हुआ होता है। तो एकमात्र संपूर्ण विश्व में या संपूर्ण पृथ्वी पर जो पाया जाने वाला जो कुल है सोलेनेसी कुल, इसका ही एक जो बीजांडासन होता है वो फूला हुआ होता है, और इसका जो कोण होता है यानी कि जो अंडाशय होता है वो तिरछा होता है। तो ये जो 45 डिग्री का ये इसमें क्या बनता है, कोण बनता है, एंगल बनता है। तो इस प्रकार ये जो अंडाशय है वो क्या है, तिरछा है। तो अंडाशय में जो अंडाशय की यदि हम बात करें तो अंडाशय में जो अंडप है वो संख्या में 2 हैं, संयुक्त अंडपी हैं और तिरछा है अंडाशय, फूला हुआ बीजांडासन है और ऊर्ध्ववर्ती। ऊर्ध्ववर्ती का मतलब क्या होता है कि अंडाशय तो है ऊपर और बाकी अन्य भाग अर्थात बाह्यदल, दलपुंज, पुमंग, जायांग जो है वो सारे इसके नीचे से निकलते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये ऊर्ध्ववर्ती होता है। तो इस प्रकार हमने पुष्प
की जो संरचना है उसका अध्ययन कर लिया। उसके बाद में हम बात करते हैं पुष्प सूत्र की। पुष्प सूत्र की बात करें तो अभी मैंने बताया था कि जो पुष्प है वो क्या है, EBR, अर्थात ये क्या है, सहपत्रहीन है, सहपत्रहीन है। तो इसका सबसे पहले आएगा EBR। EBR का मतलब होता है कि सहपत्रहीन। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी त्रिज्या सममित आएगा, क्योंकि इसको लंबवत अनुदैर्ध्य काट में काटो या अनुप्रस्थ काट में काटो तो ये बराबर दो भागों में कट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या सममित हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें पुमंग और जायांग दोनों प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, द्विलिंगी है, नर और मादा दोनों इसमें उपस्थित हैं, तो ये क्या हो गया, द्विलिंगी हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं कैलेक्स। कैलेक्स को हम के द्वारा निरूपित करते हैं। कैलेक्स में अभी बताया था कि जो संख्या में जो कैलेक्स हैं, ये कैलेक्स हैं बाह्य दल पुंज, ये संख्या में कितने हैं, 5 हैं, पांचों आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, 5 को ब्रैकेट में बंद कर देंगे, क्योंकि यह आपस में जुड़े हुए हैं, इनके किनारे आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये क्या आएगा, यहाँ पर ब्रैकेट आएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कोरोला। कोरोला को किस नाम से पुकारते हैं, सी से, और सी में जो संख्या है वो कितनी है, 5, पांचों ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये 5 आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा। उसके बाद में एंड्रोसियम की गणना करते हैं, एंड्रोसियम का ए आ जाएगा, और एंड्रोसियम में पुंकेसरों की गणना करते हैं, तो पुंकेसर संख्या में कितने हैं, 5 हैं। ये 5 संख्या में है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, इस कारण से यहाँ पर किसी भी प्रकार का ब्रैकेट नहीं लगेगा, तो जो पुंकेसर होंगे वो क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। इसके बाद में हम जायांग की बात करते हैं, तो जायांग में हमेशा अंडप की गणना करते हैं। अंडप कितने हैं, इसमें संख्या में 2 हैं, तो ये द्विअंडपी हो गया, 2 अंडप हैं, संख्या 1 से ज़्यादा होते ही आपस में संयुक्त होते हैं, तो इसका मतलब इसके ब्रैकेट लगेगा। और नीचे जो निशान होगा वो क्या होगा, ऊर्ध्ववर्ती का होगा। ऊर्ध्ववर्ती का अभी मैंने बताया था कि अंडाशय तो होगा, ऊपर बाकी अन्य जो भाग है, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये दोनों भाग क्या होंगे, इसके नीचे से निकलेंगे। तो इस प्रकार ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला हमने बना दिया है। इसके बाद में हम जो लास्ट जो पॉइंट है सोलेनेसी कुल का, इसके आर्थिक महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आर्थिक महत्व के बारे में हम सबसे पहले बात करें खाद्य के रूप में। खाद्य के रूप में हम बात करते हैं सबसे पहले सोलेंजिना नाइग्रम है। इस पादप के क्या है कि कंदों को भारतीय देश में भी खाया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें सोलेनम ट्यूबरोसम अर्थात आलू, इसकी भी सब्जी शादी विवाह या बड़ी पार्टियों में इसकी शादी जो बड़ी फेमस मानी जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें कैप्सिकम एनम अर्थात लाल मिर्च की भी जो सब्जी होती है उसके काम में लिया जाता है खाद्य पदार्थों के रूप में। इसके अलावा एस्कुलेंटम जो है अर्थात टमाटर, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम जो टमाटर है, इसका भी उपयोग किया जाता है, रोगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें शोभाकारी पादपों में भी इन पादपों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में औषधियों के फॉर मेडिसिन के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनको वातहर है, बवासीर है, मलेरिया है, रक्तचाप है और सूखी खांसी है, ऐसे पादपों को इसमें उपयोग में लिया जाता है। इसमें सबसे जो बढ़िया पादप माना जाता है वो सोलेनम नाइग्रम है। इस पादपों की जो जड़ हैं और पत्तियां हैं उनसे भी रस निकाल करके मरीज को दिया जाता है। तो इस प्रकार ये जो सोलेनेसी जो कुल है वो संपूर्ण पृथ्वी में एक महत्वपूर्ण कुल माना जाता है। अगली क्लास में हम एक नई फैमिली को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।